हाय, रजनीश श्रीवास्तव, डायरेक्टर पाथफाइंडर क्लासेस, योर मेंटर, योर गाइड। बड़ा अच्छा लगता है मुझको आप लोगों को कुछ समझाने में, कुछ बताने में, आप लोगों के साथ 1-2 होने में। कोशिश यही रहती है कि आप लोग बेस्ट करें। कोशिश यही रहती है कि जो गलतियां हम लोगों ने की या हमने किया अपने समय में, वो गलतियां आप नहीं करें। तो हर बार, हर 10 दिन पे, 15 दिन पे, 1 महीने पे मैं एक स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आता हूँ कि क्रैक कैसे किया जाता है कंपटीशन। बेसिकली जैम मैथमेटिक्स या जैम स्टैटिस्टिक्स या जैम फिजिक्स या जो भी जैम के डिसिप्लिन हैं, सबका पैटर्न एक ही है। आईआईटी कंडक्ट करती है। आईआईटी पीजी का आईआईटी के अंदर 2 डिसिप्लिन होता है। एक होता है आपका बीटेक वाला जो है, जो कराती है, और एक आपका मास्टर्स कराती है। ठीक है। 2013 से 14 से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे उन्होंने स्टार्ट किया। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न कब आता है किसी भी कंपटीशन के अंदर? जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो सब्जेक्टिव कॉपी चेक करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको ऑब्जेक्टिव में हम कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली मेथड यही होता है। 2013 से पहले, मतलब 4-5 की अगर बात करते हैं, 5 से 5 में अपनी हर एक आईआईटी अपना इंडिविजुअल एग्जामिनेशन लेता था पहले। 2000 की बात, मतलब अगर 2010 तक की बात करें, 13 की बात करें, तो अपने स्टार्टिंग में हर एक आईआईटी अपनी इंडिविजुअल एग्जामिनेशन लेते थे। 30-40 सीटें सबकी होती थी, अपने अपने एग्जाम कंडक्ट करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने कंबाइंड करके एक जैम बनाया, जॉइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स बनाए मैथमेटिक्स के लिए, मतलब सारे डिसिप्लिन के लिए। और वो हर आईआईटी एक 1 by 1 कंडक्ट करती है। जो 7 आईआईटीज़ हैं उसमें एक आईआईसी बेंगलोर को भी इंक्लूड कर देते हैं। अपना एक बार सभी लोग कंडक्ट करते हैं। अब रूल नया बन गया है कि हर एक आईआईटी 1 साल कंडक्ट करेगी, राइट। जैसे 2021 में आईआईसी बेंगलोर कर रही है, ठीक है। पहले वो चेन्नई के साथ कंबाइंड करके पेपर बनाती थी। बात आती है कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए कि एग्ज़ाम ईजिली क्रैक हो जाए 1 साल के अंदर। जो लोग पढ़ते हैं 2021 का पेपर होने वाला है, 2021 का स्ट्रेटजी है, 2021 में कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या क्या टॉपिक पढ़ें, कौन कौन सी बुक फॉलो करें, क्या कोई कोचिंग सेंटर बेटर रहेगा, क्या अपनी सेल्फ स्ट्रेटजी बेटर रहेगा, क्या डिफरेंस है सेल्फ स्ट्रेटजी में और सेल्फ पढ़ने में, क्या और कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने में, क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम आते हैं, क्या हर्डल है, कौन सा टॉपिक बहुत टफ है, कौन सा टॉपिक बहुत ईजी है। ये सब चीज़ें मैं कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करने की, क्योंकि मैं भी एक कम्पिटिटिव कंपटीशन का स्टूडेंट रहा हूं अपने समय में। 90 से 92 से लेकर के 2000 के बीच में यूपीएससी लिखा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज लिखा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का लिखा, प्रोविंशियल लिखा, सब दिया। बहुत बार बहुत अच्छे नंबर उठाया। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर उठे। फेवरेट सब्जेक्ट रहा अपना तो मैथ और फिजिक्स दोनों मेरा सब्जेक्ट था उस समय, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शनल होते थे। उसी पैटर्न को हम लेके आते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक चीज़ तो बहुत अच्छे से सिखाती है हमें कि पढ़ना कैसे चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे क्वेश्चन के पास पहुँचना है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, किस पे हमको फोकस करना चाहिए, किस पे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। ये चीज़ यूपीएससी बहुत अच्छे से सिखा देती है कि हमें कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा सिलेबस को कैसे कवर किया जाता है। ये यूपीएससी सिखाती है, क्योंकि 3 महीने पहले मेंस में मिलता था, 3 महीने भी नहीं मिलते हैं, 2 महीने मिलते हैं, 2.5 महीने मिलते हैं। और उसके अंदर 60-70 दिन के अंदर आपको लॉट ऑफ सिलेबस है यूपीएससी का। अपना ऑप्शनल भी होता है, जीएस के 4 पेपर होते हैं, एसए भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कोई लिमिट नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, बियॉन्ड लिमिट है। और 2.5-3 महीने में हम अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रिपरेशन करने के बाद से हम जा करके अच्छे से लिख भी लेते हैं, रिजल्ट भी ले लेते हैं, जो भी है। लेकिन ये हमारा जो जैम का सिलेबस है उसका एक लिटिल बिट, बहुत छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट है। और उसको हम कैसे करेंगे जबकि हमारे पास बहुत टाइम है, साल भर टाइम होता है, ऑब्जेक्टिव थॉट है, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा कि किस किस टॉपिक पे हम फोकस करें, किस टॉपिक पे मैक्सिमम टाइम दें, मार्किंग वाइज, सिस्टम वाइज, और क्या प्योर है, क्या एप्लीकेशन है, क्या टोटली एप्लीकेशन है। तो मैं इसको आज 3 पार्ट में कैटेगराइज करूंगा। 3 पार्ट में, जो कंप्लीट एप्लीकेशन, थोड़ा सा प्योर मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा एप्लीकेशन, और एक कंप्लीट थ्योरेटिकल मतलब प्योर।
और उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि कहाँ पे हमको जाना चाहिए, सबसे पहले कहाँ पढ़ना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए पहले, क्योंकि टाइम बहुत है और चैनलाइज करके अगर पढ़ें तो 6 महीने के अंदर सिलेबस बहुत अच्छे से हम उठा सकते हैं। जो लोग अभी से कोचिंग ज्वाइन करेंगे, जैसे मेरा बैच अभी स्टार्ट होने वाला है 25 जनवरी को, एक बैच 25 जन को स्टार्ट होने वाला है, एक बैच आपका 7 फेब को स्टार्ट होने वाला है, 2 बैच स्टार्ट होने वाला है, मैथ्स का भी 2 बैच स्टैट्स का भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या चीज़ स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जून जुलाई तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करके 2 बार उसको रिवीजन भी कर लें, मतलब दिसंबर तक हम सब कुछ कर लें कि जिससे कि जनवरी में हमें कुछ भी देखना नहीं पड़े, बैठ के हम रिवीजन करें, घर में पढ़ें, वो सब चीज़ करें। कैसे ये चीज़ हम चलेंगे लेकर के, राइट। चलिए आज मैं आप लोगों को प्रॉपर मैथ्स का कि स्ट्रेटजी हमारा क्या होना चाहिए। वैसे सबके अपने अलग अलग स्ट्रेटजी होते हैं, सबके अपने अपने पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, किसी की स्ट्रेटजी होती है कि पहले इसको पढ़ लें, किसी की स्ट्रेटजी होती है कि पहले इसको पढ़ लें। मेरी अपनी स्ट्रेटजी क्या है जो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आपके मार्क्स कम आएंगे, कहीं से भी आपका आप कहीं कोई ऐसा ऑब्स्टिकल मिलेगा जो आपके रैंक को रोकने में प्रॉब्लम करे, नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप फर्स्ट 10 में रैंक ला सकते हैं। टाइम बहुत है, 1 साल है और बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 3 पार्ट में, इसको 3 पार्ट में कर देते हैं। दिस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मतलब एक पार्ट इधर कर देते हैं, पार्ट फर्स्ट, दिस इज पार्ट सेकंड, दिस इज पार्ट थर्ड। और चाहे तो इस स्ट्रेटजी को जो अभी 2021 में, बेसिकली स्ट्रेटजी 2022 के लिए है, लेकिन 2021 वाले स्टूडेंट भी इसको देख करके और इस 10-20 दिन के अंदर, अभी आपका 25 दिन टाइम है, 25-30 दिन टाइम है, और 30 दिन के अंदर बहुत अच्छे से वो भी इसको फॉलो करके अपने सारे सिलेबस को पूरा अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। 1 बाय 1 चलते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम चलते हैं कि क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना चाहिए, जो कि पार्ट फर्स्ट इज, जो हम बोल रहे हैं टोटली एप्लीकेशन है। टोटली एप्लीकेशन मतलब कि न्यूमेरिकल है, और लोग बोलते हैं कि ये सेक्शन बहुत इजी होता है। जनरली मैंने देखा है कि बहुत लोगों का सेशन देखा है, वीडियो देखा है, मैंने देखा है, बोलते हैं कि बहुत इजी है, बहुत इजी है, रियली बहुत इजी है। लेकिन अगर इजी है तो एक चीज़ सोचने वाली बात है कि आईआईटी मैक्सिमम इसी को क्यों पूछती है भाई। अगर ये टफ है मान लीजिए तो इसको पूछना चाहिए, तो इसको कम उठाती है क्वेश्चन यहाँ से। ये आपका इजी सेक्शन है तो इजी में से मैक्सिमम उठाती है, ऐसा क्यों करता है भाई? नहीं, क्वेश्चन आपका इजी होता है, एप्लीकेशन है टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग मतलब कि कोई भी क्वेश्चन अभी लिखूंगा तो अगर छोटा सा छोटा भी क्वेश्चन होगा तो 4-5 मिनट का हो जाता है। इसलिए आईआईटी एप्लीकेशन को ज़्यादा उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर 3 चीज़ चलता है। एक तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, एक आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरा आपको उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस प्रैक्टिस मतलब स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप पढ़ने के बाद भी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि 2 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को हम कर लें, जो कि नहीं हो पाता है। स्टूडेंट जब तक स्पीड नहीं बनाएगा नहीं हो पाता है, सिंपल क्वेश्चन भी नहीं हो पाता है, मैंने देखा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसलिए कम दिया जाता है क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन जो भी होते हैं, चाहे आपका टोपोलॉजी सेट पॉइंट से टोपोलॉजी हो, चाहे आपका मॉडर्न अलजेब्रा हो, चाहे जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक होते हैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आप जानते हैं और आप पढ़े हैं, तो आपको खुद आप कॉलेज में पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, तो आपको ये चीज़ देख के लगाओ। हम भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे। आपको लगता होगा कि आप 90% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन जो हम थ्योरी प्रूफ करते हैं, स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, तो बाई कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करते हैं। सब्जेक्टिव में होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर सीधे नहीं प्रूफ हुआ तो हमको बाई कॉन्ट्राडिक्शन रिलेटिव पास एजम्पशन कर लेते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर हमें प्रूफ करना है कि आप पास हैं, तो अगर सीधे नहीं समझ में आ रहा है कि आप पास हैं तो हम प्रूफ कर देंगे आप फेल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा पास हो गए भाई। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। और ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चलता है। जब हम यूपीएससी लिखते थे तो प्रीलिम्स में हम मैथमेटिक्स रखते थे अपना ऑप्शनल पेपर में। जैसे प्रीलिम्स में पहले एक जीएस होता था और एक
ऑप्शनल का सब्जेक्ट होता था अपना, मैथमेटिक्स हम रखते थे, तो उस समय भी हमने देखा कि जो यूपीएससी था, यूपीएससी वो भी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी, उसमें भी मॉडर्न अलजेब्रा हुआ करता था, उसमें भी सेट थ्योरी होते थे, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी होते थे, पूरा पूरा रियल नंबर्स होते थे, सब थ्योरेटिकल पार्ट होते थे। लेकिन हार्डली आपके 8 से 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में आते थे और 90 क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन आते थे, एप्लीकेशन बेस्ड आते थे, एप्लीकेशन आते ही थे। उस समय भी नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन एमएसक्यू है तो कुछ ज्यादा बन भी जाता है, लेकिन अगर एमसीक्यू है तो बहुत सारे स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट तो डायरेक्ट हम देंगे नहीं, कोई भी हायर एजुकेशन जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है जो पेपर कंडक्ट करते हैं तो कभी भी वो थ्योरेटिकल पेपर के अंदर स्टेटमेंट नहीं डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपको स्टेटमेंट आता है, आपको पता है, उनको पता है कि आपको स्टेटमेंट रटे हुए, आपको हर एक स्टेटमेंट आता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन, वो क्वेश्चन ऐसा खोजने की कोशिश करते हैं जिसका आंसर निकले। कभी कभी क्या होता है कि जो खोजते हैं उसका आंसर निकल नहीं पाता है, क्योंकि वो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ कॉन्ट्राडिक्टली होगा, कॉन्ट्राडिक्शन की जाकर उसको प्रूफ करेंगे तो आंसर प्रॉपर नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं कि एमएसक्यू में अगर कुछ ज्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे कि अगर पेपर आपका आईआईटी जैम का भी पेपर है, उसमें यूपीएससी का भी पेपर होता था, एसेंशियल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते थे, प्योर का टॉपिक उसी के अंदर आ जाता था और 8-10 क्वेश्चन उसमें पूछते थे। और जैम में भी हम देखे हैं कि 14-15 नंबर का ही पूछते हैं, क्योंकि इसका कारण ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि प्योर पार्ट आपका वीक होना चाहिए, एप्लीकेशन पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि मैथमेटिक्स जब सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होती है तो एप्लीकेशन हो जाती है, मैक्सिमम एप्लीकेशन में जाती है। और जब मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में कन्वर्ट होती है तो मैक्सिमम थ्योरेटिकल हो जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूव दैट, दिस दैट, प्रूव दैट, ठीक है, शो दैट, ये आपका जाता है, क्योंकि थ्योरेटिकल चाहिए और वो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कॉन्ट्राडिक्शन से आप प्रूव कर लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम नहीं देखे हैं कि 50% क्वेश्चन हमने भी पढ़ाते हैं तो 50-60% क्वेश्चन जो होता है हम प्रूफ ही करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, चाहे मेट्रिक स्पेस हो, चाहे आपका ग्रुप थ्योरी हो, चाहे रिंग थ्योरी हो, चाहे फील्ड थ्योरी हो, ठीक है, ये सारे टॉपिक। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स इज 100 टाइम्स डिफिकल्ट देन सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर हम ये लेके चलते हैं कि एवरी वर्ड, बुक का, टेक्स्ट का हर एक वर्ड, एक पेज पे जितनी वर्ड हैं हर एक वर्ड एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव गाइडलाइन है कि ये चीज आएगा, ये पढ़ लेंगे, नहीं पढ़े समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो रट लेंगे, समझ में नहीं आया तो रट लेंगे, कर लेंगे, कुछ लिख लेंगे, कुछ कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल हम जीरो करके आएंगे, पढ़े हैं तो कुछ तो लिख आएंगे ही, नहीं 10 लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, 5 लाइन तो एक्सप्लेन कर ही देंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, इसलिए ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स डिफिकल्ट होता है, राइट। दूसरा चीज कि एप्लीकेशन हो जाता है, कभी भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, इसलिए ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन कर दिया जाता है क्योंकि अगर हम आईआईटी जैम की बात छोड़ दें, मास्टर्स की बात छोड़ दें, आईआईटी के अंदर की बात छोड़ दें, तो बाकी दुनिया के जितनी भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो बीएचयू हुआ, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हुआ, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हुआ, चाहे आपका टाइफर का एग्जामिनेशन हुआ, चाहे आपका एस धनबाद का हुआ जो लोग अपना अलग से प्ले कंडक्ट करते थे, चाहे आइजर हुआ, ये लोग अगर आप देखेंगे पेपर, चाहे यूपीएससी का पहले भी होता था, चाहे अभी आपका और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, आप देखेंगे कि 1:1 का रेशियो होता है। 1:1 का रेशियो का मतलब ये हुआ कि 120 क्वेश्चन है तो 120 मिनट है, 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स, 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स, ठीक है, ये उनका पैटर्न होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि आप खुद सोचो, आप खुद जज करो कि सिर्फ आईआईटी के अंदर 60 क्वेश्चन आपका 180 मिनट्स का होता है कि एक क्वेश्चन 3 मिनट का होता है, लेकिन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि 3 मिनट के अंदर नहीं हो पाता है। आप ये सोचो कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर आपको करना है। जैसे यूपीएससी पहले 100 क्वेश्चन देती थी, अब मतलब ऑब्जेक्टिव में जब होता था तो मैथमेटिक्स का, तो 100 क्वेश्चन 120 मिनट में होता था। आप ये सोचो सिंपल कि एक क्वेश्चन को पेपर में आंख से देखने में, नीचे पेपर के क्वेश्चन पे जाने में और अपने आइज को ऊपर उठाने में 20 सेकेंड 25 सेकेंड तो ऐसे निकल जाता है, और 20-25 सेकेंड लग जाता है फास्ट ट्रैक पे, बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन है, बहुत अच्छा आप जानते हो तो उसको समझने में। तो 1 मिनट कितना होता है यार, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, अब 1 मिनट के अंदर अगर एप्लीकेशन क्वेश्चंस है तो स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। जैसे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ कार्डियाइड,
व्हाट इज एरिया ऑफ कार्डियाइड आर इक्वल टू ए टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा का एरिया कितना होता है। अब आपका स्टैंडर्ड है, अब अगर आपको याद है जैसे 3/2 पाई स्क्वायर होता है, मुझे पता है कि इसका 3/2 पाई स्क्वायर होता है, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि एरिया ऑफ कार्डियाइड आर इक्वल टू 4 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा का कितना होगा। तो व्हाट इज ए इक्वल टू 4 हो गया, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 10 सेकंड 20 सेकंड देखने में जितना टाइम लगा आंसर निकालने में टाइम नहीं लगेगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज दिस इज एप्लीकेशन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें एरिया नहीं पता है कार्डियाइड का तो इसको करने में हमको टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक स्केच नहीं करोगे लिमिट नहीं मिलेगा, जब तक लिमिट नहीं लगेगा तब तक आप इंटीग्रेट नहीं करोगे। इंटीग्रेट करने में भी आप आगे जाके फंस सकते हो। तो एप्लीकेशन है, तो है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बहुत सिंपल क्वेश्चन है एरिया ऑफ कार्डियाइड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर रिजल्ट आपको याद नहीं है तो आपको कम से कम इसको करने में 5 मिनट लग जाएगा, 4 मिनट लग जाएगा। तो एप्लीकेशन इसीलिए आईआईटी एप्लीकेशन पे पहुंच जाती है, एप्लीकेशन क्वेश्चन आती है कि क्वेश्चन तो छोटे ही होते हैं लेकिन ट्रिक होता है लेंथी होते हैं, और उनको पता है कि आप टाइम के अंदर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इसको ट्रिक नहीं बनाया है, अगर आपने इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बनाया है, तो ये छोटे छोटे जो ट्रिक पे क्वेश्चंस होते हैं ये देखने में बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन अपने आप में बहुत लेंथी होते हैं और डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए कन्वर्ट करती है एप्लीकेशन पे। अब लोग बोलते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। ऑब्वियस है यार, इजीएस्ट टॉपिक है, हमें ही पता है कि इजी टॉपिक है। तो क्या इजी टॉपिक को हम ऐसे ओवरलुक करके चल जाएंगे? नहीं ना, इसलिए क्योंकि टॉपिक इजी है लेकिन उसे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको पेन उठाना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। अब ये नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। कहीं हो सकता है करते करते चले गए इंटीग्रेशन में गलत कर गए, कहीं होता है डिफरेंशिएट करें डिफरेंशिएशन गलत कर गए, ठीक है राइट। कहीं होता है कि अगर डिफरेंशियल क्वेश्चन है तो एग्जैक्टेंसी को प्रूव करने में, एग्जैक्टेंसी को कंडीशन डिफाइन करने में गलत कर गए। तो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, और प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छे से नहीं है तो यही आपका बाहर कर देगा, पेपर के अंदर बाहर निकाल देगा यही टॉपिक सब, ठीक है। ये नहीं, आप जो टॉपिक इजी है ना उसमें मास्टरी कर लो, जो एप्लीकेशन उसको पहले पढ़ो, क्योंकि नीड प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस मांगती है। रिजल्ट का ट्रिक बनाओ, सॉरी रिजल्ट का ट्रिक मतलब क्वेश्चन का ट्रिक बनाओ। जो रिजल्ट है उसको याद रखो, उसको अलग से रजिस्टर पे लिखो, उसको उस पर क्वेश्चन बनाओ। जैसे कार्डियाइड का एरिया कितना होता है, क्वेश्चन उस पर बनाओ। एरिया स्टैंडर्ड हो गया, अभी को चेंज करो। साइक्लॉइड का एरिया कितना होता है उस पर क्वेश्चन बनाओ। एस्ट्रॉइड का एरिया कितना होता है उस पर क्वेश्चन बनाओ। उसके वॉल्यूम कितने होते हैं उस पर क्वेश्चन बनाओ। उसका सरफेस कितना होता है उस पर क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज अ सम का आपका ट्रिक बनाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी एप्लीकेशन पार्ट हैं और जो आपको लगता है, जो लोग बोलते हैं कि इजी है, ऑब्वियस है कि इजी है, बट इट्स टाइम टेकिंग टॉपिक। आपका टोटली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल जो टॉपिक होते हैं, थ्योरेटिकल जो आपका, मैं आऊंगा भी इस टॉपिक पे तो आप बताऊंगा कि उसको कैसे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कंपटीशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि कोई भी टॉपिक हमें छोड़ करके नहीं जाना है। हर एक टॉपिक को इक्वल वेटेज देना है। हाँ, जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है उसको अपने हाथ में रख के चलना। तो मैं आज आपको चैनलाइज करके, बिल्कुल आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं करिए, क्योंकि हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, आपके लिए कुछ लेके आता हूँ कि जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो, कुछ मिले। और आपके पास मैं सबसे पहले पहुँचने की कोशिश करता हूँ जब आप लोग मुझको सब्सक्राइब करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा मुझको देखे, मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा मुझसे कुछ सीखे, और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ मुझसे पूछे, जिससे उनसे भी मैं भी कुछ सीखूं कि क्या पढ़ना चाहिए। हो सकता है मैं कुछ गलतियां करता हूं, हो सकता है कि मैं भी 100% सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूं, हो सकता है कि कुछ कमियां मेरे अंदर भी हो। आप मुझको बताएंगे, आप मुझको कहेंगे तो मैं बिल्कुल उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नो बॉडी 100% परफेक्ट। कोई आदमी 100%, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। हो सकता है मेरे अंदर भी कुछ कमी हो सकता है कि मैं भी कभी कोई सलूशन लिखता हो तो हो सकता है मुझसे गलती हो जाती हो। ऐसा नहीं कि मुझसे गलतियां नहीं होती होंगी, बिल्कुल होती हैं। और हर दिन मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, और सीखता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, और आप लोगों को कुछ नया देने की कोशिश करता हूँ। हर एक बैच में 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, 20 ईयर हो गया मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए, और हायर मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए हो गया, यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ाते हुए हो गया, जैम पढ़ाते हुए हो गया, ठीक है। तो काफ़ी हमने मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया। 20 साल से 10 साल अपने लिए पढ़ा, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है।
तो एक्सपीरियंस ऐसे नहीं है कि लेकिन मैं हमेशा आपको छोटे छोटे कैप्सूल या ट्रिक के थ्रू बनाने की कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तरह से नहीं पढ़ोगे, नहीं तो आप टाइम के अंदर नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन रुक जाएगा। और एक तो छोटा सा एग्जामिनेशन है जो आप बहुत ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। बस मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, आप उसके अकॉर्डिंग जाइए, देखिए कैसे होता है। चलिए अगर हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं, यहाँ पे आते हैं, पार्ट 1 हम लेके चल रहे हैं टोटली एप्लीकेशन, बिल्कुल एप्लीकेशन। और जो लोग बोलते हैं बहुत इजी है, मैं भी बोलता हूं बहुत इजी है, चलो मान लिया बहुत इजी है, लेकिन इट्स टू लेंथी, बहुत लेंथी है। टाइम दीजिएगा इस पे, क्योंकि इस पे अगर टाइम नहीं देंगे ये पूरा पूरा खराब हो जाएगा। क्या तो टॉपिक लेके चलते हैं, चलो 1 बाय 1। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलते हैं। इतने सारे टॉपिक हमने लिखा आप लोगों के सामने, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनिट इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, वेक्टर कैलकुलस, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टेलर्स सीरीज, मैट्रिसेस, इनफाइनाइट सीरीज, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। देखा आपने? इसलिए बताता हूं कि इसकी मार्किंग क्या है, कहां कहां पे क्या क्या मार्किंग है, ठीक है, क्या क्या इसमें मार्किंग है। ये आपका टोटली कहीं पे भी एक वर्ड थ्योरेटिकल नहीं है और एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे नहीं है, कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इस पूरे टॉपिक के अंदर। दिस, दैट, दोज, देयर, हियर, वेयर, इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये आपको करना है। चलिए अब कैसे करेंगे इसको, करने का मतलब पहले इसकी मार्किंग क्या है, इसका मार्किंग क्या है, क्या क्या इसमें मार्किंग लगाएंगे। आए समझ में? डिफरेंशियल इक्वेशन 12 नंबर का आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन 12 नंबर का आपका आता है, कहीं पे भी इसमें थ्योरी नहीं है। इस सेशन के अंदर आपको मैं बता देता हूं कि कितने कितने नंबर का है, और इसी का जो नेक्स्ट सेशन है स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 1 है ये, स्ट्रेटजी 2 ये बताने की कोशिश करूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर
कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं बताता हूं कितने कितने मार्किंग का कौन कौन सा टॉपिक है, कौन सा इजियर टॉपिक है, कौन डिफिकल्ट टॉपिक है, कौन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, राइट। और नेक्स्ट सेशन में इसी का स्ट्रेटजी 2 के अंदर बता देंगे कि हर एक टॉपिक के अंदर कौन कौन से आपके हर एक टॉपिक के अंदर, मतलब टॉपिक मतलब हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो आप सिलेबस लेके चल रहे हैं उसके अंदर जो टॉपिक है उसमें कौन कौन सी चीज पढ़ने हैं जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ये आपका दिस इज कॉल्ड इस टॉपिक को बोलते हैं एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। इसके अंदर आपका डबल इंटीग्रल मतलब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये सारे टॉपिक आते हैं। डबल, ट्रिपल, रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल, रीजन बाउंडेड बाय टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, ये सारे टॉपिक आते हैं। तो डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, वेक्टर कैलकुलस के अंदर आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, कंजर्वेटिव फील्ड्स, लाइन इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स वेक्टर भी आता है, आपका कार्टेशियन भी आता है, स्टोक्स वेक्टर भी आता है, कार्टेशियन भी आता है। जैम के सिलेबस में वेक्टर से दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि आप वेक्टर से करें, आप दोनों से करें, वेक्टर्स भी कर लीजिए, कार्टेशियन कर लीजिए। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन है, बीटा गामा फंक्शन है, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज है। ये आपका टॉपिक मिला करके 24 नंबर का आपका AIC मतलब मल्टीवैल्यू कैलकुलस प्लस वेक्टर कैलकुलस मिला के आता है 22 से 24 नंबर। 4 नंबर से 3 से 4 नंबर का पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। 2 नंबर का आपका टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज आता है। ये आपका टॉपिक आपका डिफाइन करता है, ठीक है। और इसी में एक टॉपिक और कर सकते हैं, एक टॉपिक और इसमें डाल सकते हैं एंड दैट इज पावर सीरीज। इसमें एक टॉपिक 11 पावर सीरीज डाल सकते हैं। दिस इज द पावर सीरीज एंड पावर सीरीज का आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन बिल्कुल रहता है। तो ये आपका यहां पे ये आपका 61 मार्क्स। अब आप बताओ ना यार, 61 मार्क्स आपका ये टोटली न्यूमेरिकल है। ये पूरा का पूरा कहीं भी यहां तक आपका एक भी थ्योरी नहीं है, कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आप पेपर उठा के देखिएगा। और ऐसा नहीं कि आपका जैम की बात करें, BHU, जामिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, हर जगह ये सारे सिलेबस हैं और हर जगह एप्लीकेशन में ही है, एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर आपका मैट्रिसेस, लोग बोलते हैं कि मैट्रिसेस अलजेब्रा का पार्ट है, थ्योरी होता है। नहीं यार, मैट्रिक्स बिल्कुल थ्योरी नहीं होता है। इसमें पहला टॉपिक सारा डेफिनेशन है, सिमेट्रिक, स्क्यूसिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्वायर मिशन, ऑर्थोगोनैलिटी, यूनिटरी, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, ये सब डेफिनेशन याद करो। रैंक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इगन वैल्यू, इगन वेक्टर्स है, इतना ही है। इसमें कहीं भी थ्योरी नहीं है, बस डेफिनेशन आपको करना है और टोटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप पेपर उठा के देखिएगा, बिल्कुल एप्लीकेशन है, बिल्कुल। तो ये 8 नंबर का बिल्कुल एप्लीकेशन है। फिर आपका इनफाइनाइट सीरीज, लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज एनालिसिस का पार्ट है, प्योर एनालिसिस पार्ट है। नहीं, एनालिसिस का पार्ट बिल्कुल है, लेकिन इनफाइनाइट सीरीज के अंदर एक भी क्वेश्चन आपका जस्ट डेफिनेशन आपको आना चाहिए कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जो भी पेपर में क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है, 3 से 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका सम ऑफ द सीरीज का आता है जो न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन आपका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का आता है जो कि न्यूमेरिकल है। एक आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट डाइवर्जेंस का आता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट, एंड उसका कंडीशनली कन्वर्जेंट का क्वेश्चन आता है, वो आता है। तो 3-4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कहीं भी थ्योरी वर्ड इस्तेमाल नहीं होती। हाँ, थ्योरी सिर्फ ये होता है कि जो आपका स्टेटमेंट है, जो टेस्ट है, उनकी स्टेटमेंट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए। थ्योरी हमको नहीं करना है, क्वेश्चन टोटली एप्लीकेशन होता है। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है 2 वेरिएबल्स का। इसमें लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर है, बिल्कुल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। और अगर हम जहां तक मुझे पता है, मैं जब पढ़ाता हूं अपने बच्चों को, तो ये सिर्फ 3 ट्रिक पे है, पूरा आपका 100 पेज का नोट 3 ट्रिक पे निकल जाता है और स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन कर लेता है बिना पेन उठाए, ओरली कर लेता है, या 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर इसको मार लेता है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट न्यूमेरिकल है। दिस इज कॉल्ड एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस। ये आपका कहीं पे भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, दिस इज द इजियर पार्ट मतलब बिल्कुल एप्लीकेशन। और लेकिन ये सारे टॉपिक पे प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अब देखिए 61 मार्क्स IIT यहां से पूछती है। क्यों पूछती है भाई, क्या जरूरत है उसको पूछने का? और भी बहुत सारे टॉपिक है मैथमेटिक्स में, मीट्रिक स्पेस है, फील्ड है, रिंग है, ग्रुप है,
टोपोलॉजी है, पॉइंट से टोपोलॉजी ऑन आर पे आपका है, आर स्क्वायर पे है, आर क्यूब पे, दुनिया भर के टॉपिक हैं, वहां को सिलेबस नहीं उठाती है, वहां सिलेबस नहीं पूछती है। क्यों नहीं पूछती भाई? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है, सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। आपका जियोडेसिस है, आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री, रिमानियन ज्योमेट्री, ये सब सारे टॉपिक आपकी पढ़ाई जाती है कॉलेज लेवल पे। सब सिलेबस में नहीं रखा हुआ। क्यों नहीं रखा है? क्यों? थ्योरेटिकल है, मैक्सिमम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं कन्वर्ट हो पाता है, या थ्योरेटिकल है तो कॉन्ट्राडिक्शन में जाता है, वहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बनेंगे भी तो अगर आईआईटी कुछ और आंसर डालती है, बहुत सारे लोग अपने ऑप्शन डाल सकते हैं, क्योंकि हमको याद है कि 2016 में आईआईटी मद्रास ने पेपर बनाया था, थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, कॉन्सेप्ट मतलब कि प्योर पार्ट डाल दिया था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कॉन्ट्राडिक्शन से जो उसने आंसर डाला था वो गलत हो गया था, गलत हो रहा था। इसलिए आईआईटी को 7 नंबर उस साल हर एक स्टूडेंट्स को आपको फ्री में देना पड़ा था, और पूरा का पूरा रिजल्ट डिस्टर्ब हो गया। तो जो अच्छे स्टूडेंट थे वो नीचे आ गए थे, जो स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं किए थे उनको सबको 7 नंबर मिल गया था, ऊपर चले गए थे। तो पूरा रिजल्ट जो है डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, तो इसलिए आईआईटी इस चीज़ से बचती है कि आप कोई क्वेश्चन डाले और कॉन्ट्राडिक्टरी उस पर डिस्कस चले, तो वो चीज़ नहीं करने की कोशिश करती है। इसलिए वो एप्लीकेशन पार्ट को बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश करती है हमेशा। तो 61 मार्क्स दैट इज द इजियर पार्ट, बहुत इजी है, और लेकिन ये बहुत लेंथी है, नीड वेरी गुड प्रैक्टिस, बहुत अच्छी आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली 2022 के लिए जब आप पढ़ना शुरू करें, तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि सबसे पहले आप इन सारे टॉपिक को पढ़ें। आप इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा स्टार्ट करने का तरीका ये रहेगा कि आप उस टॉपिक से स्टार्ट करो जो मैक्सिमम वेटेज है। तो मैक्सिमम वेटेज इस टॉपिक का 28 नंबर के आसपास है, तो सबसे पहले आप इस 28 को कैप्चर करो, क्योंकि टोटली आपका डिफिकल्ट टॉपिक है। क्योंकि डिफिकल्ट मतलब हो गया कि आपको स्केच करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, रीजन डिफाइन करना पड़ेगा, फिर लिमिट डिफाइन करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक रीजन 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा हो। लेंथी है लेकिन मस्त है, इजी है, आप इसको करेंगे। राइट, ये हो गया पार्ट 1 पेपर। ठीक है, पार्ट 1 मतलब एप्लीकेशन, प्योर एप्लीकेशन, कहीं भी थ्योरेटिकल वर्ड नहीं आएगा। राइट, अब आता है पार्ट 2, थोड़ा सा इससे एप्लीकेशन में ही लेकिन थोड़ा सा थ्योरी आ जाए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक भी थ्योरेटिकल नहीं होता है, सारे क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन के होते हैं। करेंगे कैसे? इसमें आप ले लो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट आप इसमें डालेंगे दैट इज लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा पॉइंट 1 कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 हम कर लेते हैं इसमें सीक्वेंस। खोलना, ना चलो सॉरी, लीनियर अलजेब्रा देन सीक्वेंस। ये आपका सेकेंड पार्ट में ये एप्लीकेशन है, ये भी आपका एप्लीकेशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें थ्योरी है लेकिन क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं होता, तो आप थ्योरी समझना पड़ता है। लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपका बेसिस डायमेंशन, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपका एलटी, आपका सभी स्पेस, आपका स्पैनिंग, आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये सबकी थ्योरी आपको समझने पड़ेंगे। टफ है थोड़ा सा, लिटिल बिट, इससे टफ है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं से भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सारे एप्लीकेशन होंगे। जैसे एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन दे देंगे, कहेंगे इसका बेसिस और डायमेंशन फाइंड आउट करिए। बेसिक डायमेंशन फाइंड आउट किसका? कर्नल टी का फाइंड आउट करिए, या रेंज टी का फाइंड आउट करिए, या आप नलिटी निकालिए, या आप रैंक टी निकालिए, या टी बीटा गामा मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करिए, या इस सब स्पेस है कि नहीं, सब स्पेस है, ये स्पैनिंग करता है कि नहीं करता है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो जब तक नहीं आएगा तब तक आप एप्लीकेशन पे नहीं जा सकते, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। हाँ ये बस, लेकिन ये है
कि आपके क्वेश्चन सारे एप्लीकेशन आएंगे, लेकिन उसके पीछे का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। तो थ्योरी प्लस एप्लीकेशन मतलब पहले आपका थ्योरी आना चाहिए। इसमें थ्योरी बहुत कम होता है, सिर्फ एप्लीकेशन होता है। इसमें आपका पहले थ्योरी होता है, फिर एप्लीकेशन आएगा। थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन एप्लीकेशन से आएगा, लेकिन थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये आपका 8 to 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स यहां से होता है। सीक्वेंस आपका 6 मार्क्स, 6 मार्क्स। और जो तीसरा टॉपिक आपका है, इसमें जो थर्ड टॉपिक है, ये है एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसका एक पार्ट मैंने यहां पे टेलर सीरीज अलग से, क्योंकि टेलर सीरीज एक फार्मूला पे क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको यहां पे नहीं लेकर आओ, क्योंकि ये फार्मूला याद है तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, राइट। पावर सीरीज आपका 2 नंबर का आता है। टेलर सीरीज, पावर सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, ये एक ही कॉन्सेप्ट पे होता है, एक ही एप्लीकेशन पे होता है। एक आता है तो बाकी दो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दोनों, टेलर सीरीज भी एक फार्मूला पे होता है, f to the power n0 by n फैक्टोरियल। पावर सीरीज भी इसी फार्मूला पे होता है, f power n0 by n फैक्टोरियल। तरीका, फार्मूला एक ही है, स्टेप्स अलग अलग हैं, राइट। दैट इज एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस। एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, ये आपका टॉपिक आपका 10 नंबर के आसपास आता है, 10 नंबर के आसपास आता है। अब जनरली लोग क्या बोलते हैं कि एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस जो आपका है एनालिसिस है, आप एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस बोलिए या एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस बोलिए, जिसके अंदर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम, कॉची मीन वैल्यूज थ्योरम, टेलर्स एंड मैक्लॉरिज थ्योरम, जो कि टेलर्स हमने यहां पे डाल दिया। तो 12 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 हमने डाल दिया क्योंकि वो एक फार्मूला पे बेस्ड है। तो आपका ये कहीं पे भी प्योर नहीं होता है। एप्लीकेशन है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को पैचअप करके एक साथ करके पूछते हैं कि ये कंटिन्यूटी है तो डिफरेंशियबिलिटी होगा कि नहीं है। अगर ये कंटिन्यूटी इसके अंदर आता है तो ये डिफरेंशियबिलिटी में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा। मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को मिक्स करके हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये 10 नंबर का, तो इसके अंदर ये 3 टॉपिक डाल दो। दिस इज थ्योरेटिकल बट क्वेश्चन इज टोटली एप्लीकेशन। क्वेश्चन इज टोटली एप्लीकेशन, एक भी क्वेश्चन इसमें थ्योरी नहीं आता है। ये दिमाग में बैठाओ बच्चों। गलत मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं हमेशा रियलिस्टिक बात करता हूं। रियलिस्टिक बात करने का मतलब हो गया कि जो है वो है। हम इसको कहें कि ऐसे कर लो, तुम कह दे कि नहीं भाई ये इतने का आता है, चलो भाई मान लिया हमने कि तुम कह रहे हो कि ये चीज़ इतने का आता है, हमने मान लिया। पेपर उठा के देख लो, अच्छी बात है। आपको लगता है कि वही चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। कब तक मानोगे ये चीज़? जब तक आपका पेपर नहीं आया, जब तक रिजल्ट हमारा नहीं आता है। हम क्यों कहें हम फेल हैं? हम क्यों ये नहीं कहें कि मेरा भी रैंक 1 है? रिजल्ट तो आया नहीं है, मेरा भी रैंक 1 है, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम वर्चुअल में हैं, एक्चुअल में नहीं है। हम वर्चुअल में जी रहे हैं अभी कि रिजल्ट हमारा भी 1 होगा, हम क्वालिफाई करेंगे। बहुत लोग क्या होता है, पेपर देकर आने के बाद से न क्वेश्चन मिलाते हैं न रिजल्ट मिलाते हैं। क्वेश्चन मिला करके देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि मेरे कितने करेक्ट है, क्योंकि उनको डर लगता है कि पता नहीं हमारा करेक्ट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि वो वर्चुअल में जीते हैं, कहते हमारा भी हो जाएगा, 70-80 नंबर हम करके आए, 85 नंबर हम करके आए, मेरा भी हो रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन तरीका ये होता है कि जब भी आप पेपर दे के आओ, बिल्कुल तुरंत नेक्स्ट डे तक आप अपने क्वेश्चन को मिला लो, देखो कितने आपके करेक्ट हैं। एक्चुअल में आओ, वर्चुअल नहीं जियो, एक्चुअल में जियो। आप देखो अगर आपका 70-80 बनता है, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। लेकिन आप इमेजिनरी करके बैठे हो कि मेरे सारे सही हैं और आप अपना रिजल्ट लेके बैठे हुए हो कि नहीं मेरा भी होगा, तो वर्चुअल में तो हम जी रहे हैं। लेकिन ऑब्वियस है यार, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो एक्चुअलिटी तो हमको पता चलेगी कि हम कहाँ पे थे, कितना पानी में थे, क्या किया था। उसमें अगर आपको रिजल्ट गंदा लगेगा, जब देखोगे आपका नहीं हुआ तो गंदा लगेगा, क्योंकि आप वर्चुअल में जी रहे थे। लेकिन नहीं, एक्चुअल में जीने की कोशिश करो। जो है वो है। हम कहें कि ये चीज़ नहीं है, हम कहें कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ये मत पढ़ो पहले, क्योंकि 60 नंबर का हम कहें मत पढ़ो पढ़े, तो ये बेवकूफ़ी है ना। ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हम ये कहें कि नहीं पढ़ो, हम ये कहें कि इसको क्यों कर रहे हो, पहले इधर से करना शुरू करो। ठीक है, तो 60 नंबर पहले पता चलेगा। बता रहा हूँ, अभी ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि तीनों में टाइम कितना लगेगा, किसका रेशियो कितना, प्रोपोर्शन कितना है, पहले इसको कर लेते हैं। फिर अभी कितने में हो गया, ये आपका
24 नंबर के आसपास हो गया। अब आप देखो ये कि एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन प्योर एप्लीकेशन है, कहीं भी दिस दैट दोस्त देयर के अलावा कुछ नहीं है। इसके अंदर पूरा एप्लीकेशन है, बस कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। दोनों मिला करके आपका 85 नंबर हो गया, बच गया 15 नंबर। अब ये 15 नंबर यहां डालते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक होंगे? वो टॉपिक आपके ये होंगे। पहला टॉपिक दैट इज आपका टोपोलॉजी सेट, टोपोलॉजी ऑन आर, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या क्या आएगा? नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, कंप्लीटनेस ऑन आर। आर मतलब रियल लाइन, आर स्क्वायर के अंदर नहीं। आर स्क्वायर में जाएंगे तो मैट्रिक्स में पहुंच जाओगे। मैट्रिक्स में मतलब डिस्टेंस की बात करते हैं। मैट्रिक्स में क्या बात करते हैं? और जो कि जैम का सिलेबस नहीं। हाँ, और जगह है, और जगह है, जैसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी और जगह है। सीक्वेंस का जो टॉपिक है उसके अंदर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये सारे टॉपिक। और भी एंट्रेंस में जैसे BHU के अंदर है, आपका HU के अंदर है, आपका बहुत सारे एंट्रेंस के अंदर है, DU में है, लेकिन आपका जैम में नहीं है। राइट, नहीं है, वो नहीं है तो बाद में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? जैम की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उसको हम पढ़ेंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। रीमन इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, सब DU के अंदर है, BHU के अंदर है, जामिया के अंदर, सबके अंदर है, लेकिन जैम के अंदर नहीं है। वो भी आपका एनालिसिस है, एडवांस एनालिसिस है। राइट, तो टोपोलॉजी आर एक टॉपिक ये है। और सेकेंड टॉपिक एक कौन सा है? मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा भी सब कुछ नहीं है, सिर्फ आपका ग्रुप थियरी है। दिस इज द ग्रुप थियरी, ग्रुप थियरी है। राइट, तो अगर टोपोलॉजी ऑन आर की बात करते हैं तो ये आपका टोपोलॉजी ऑन आर की अगर बात करते हो तो टोपोलॉजी ऑन आर आपके 6 मार्क्स के है और मॉडर्न अलजेब्रा 8 to 10 मार्क्स के है। अब आप जोड़ लो ना यार, अगर ये 14 नंबर का हो गया, 16 नंबर का हो गया, तो 85 और ये 15-16 नंबर, कितने नंबर हो गया? 100। मतलब ये हमारा प्योर है, ये हमारा प्योर है। क्वेश्चन भी प्योर टाइप के होते हैं कि कॉम्पैक्टनेस है कि नहीं है। लेकिन अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना बच्चों, तो थ्योरेटिकल तो है, प्योर थ्योरेटिकल है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। तो IIT कहीं पे भी थ्योरी नहीं उठाने की कोशिश करती है। जो टॉपिक थ्योरी का होता है उसके अंदर भी एप्लीकेशन उठाने की कोशिश करती है। तो ये 14 नंबर का टॉपिक है, 15 नंबर का टॉपिक है। अब आएगा कि ये जो आपने IIT, अब इसी चीज को दूसरे कोचिंग सेंटर वाले या और लोग भी, जो मेरे मेंटर्स हैं और भी कोचिंग के मेंटर हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि एनालिसिस इतने नंबर का होता है, अलजेब्रा इतने नंबर का होता है, एप्लीकेशन इतना हो। तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलो अदर की बात करते हैं। अदर वे जो बात करते हैं लोग, बात ऐसे करते हैं कि पॉइंट नंबर 1 अलजेब्रा। अब वो लोग क्या करते हैं अलजेब्रा में कि कहते हैं ये अलजेब्रा है बहुत डिफिकल्ट है, अलजेब्रा है बहुत डिफिकल्ट। देखो यार, आप मेरी बात को बुरा नहीं मान, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एज अ मेंटर कह सकते हो, एज अ ब्रदर कह सकते हो, एज अ फादर कह सकते हो, जो भी आप मुझको समझो। मैं मिसगाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि यार ये रियलिस्टिक है, ये है, आप इसको देखो, इसको समझो। आप नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात को समझने की कोशिश करो, जो मैं कहता हूँ वही करो, लेकिन एक बार जरूर जाओ, इसको सोचने की कोशिश करो कि क्या मैंने जो बोला है, ये जो मैंने लिखा है, क्या ऐसा ही होता है? क्या ऐसा ही है क्या कि जो ये लिख रहे हैं ये चीज है? अब दूसरे जो लोग मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो कोचिंग में हैं, जो मेंटर्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि अलजेब्रा आपका कितने नंबर का आता है। तो क्या करते हैं वो लोग अलजेब्रा में? जो ग्रुप थ्योरी है 8 नंबर इसको करेंगे, तो ये करेंगे 8 मार्क्स ग्रुप थ्योरी को करेंगे, प्लस आपका लीनियर अलजेब्रा को 8 मार्क्स करेंगे, प्लस मैट्रिसेज को 8 मार्क्स करेंगे। तो ये लोग ये बोलेंगे कि 24 से 25 नंबर आपका अलजेब्रा होता है, प्योर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, प्योर अलजेब्रा जो होता है ये होता है, और ये डिफिकल्ट होता है। नहीं यार, अलजेब्रा को 3 पार्ट में डिवाइड करो। मैट्रिसेज एक सेक्शन में, लीनियर अलजेब्रा नेक्स्ट सेक्शन में, ग्रुप थ्योरी 3rd सेक्शन में। मतलब मैट्रिसेज बहुत ईजी है, एप्लीकेशन है। लीनियर अलजेब्रा सिर्फ डेफ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एप्लीकेशन है। और ग्रुप थ्योरी प्योर आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन से चलने की कोशिश करते हैं। तो इसको अलग कर दो। अलग करने का मतलब कि ये बाद में रखो, साथ में अलग नहीं रखो। ये 24 नंबर बोल देते हैं। फिर बोलते हैं कुछ जो एनालिसिस है, एनालिसिस है। अब इस एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं हर एक कोचिंग सेंटर वाले, चाहे जो भी है, मैं उनकी
मैं अपने अपनी स्ट्रेटजी सबकी होती है, मेरी स्ट्रेटजी ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी, आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी सबकी। लेकिन हाँ, स्ट्रेटजी में डिफाइन करो, टॉपिक लेके चलते हो डिफाइन करो कि टॉपिक के अंदर की क्या क्या चीज हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसको निकाल लो, बाहर निकाल लो। अब वो क्या करेंगे, एनालिसिस में आएंगे तो 6 मार्क्स आपका प्योर एनालिसिस की बात करेंगे 6 नंबर का, फिर आपका सीक्वेंस का 6 नंबर का यहां से बात करेंगे, प्लस आपका एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस भी वो एनालिसिस की बात करते हैं कि लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एनालिसिस है, नहीं एनालिसिस नहीं है तो 10 नंबर यहां से करेंगे, प्लस आपका इधर आएंगे तो आपका इनफाइनाइट सीरीज 6 नंबर का करेंगे, तो ये आपका 28 मार्क्स कहेंगे एनालिसिस है। तो ये बोलते हैं कि 55 मार्क्स प्योर आता है, जो जनरली बोलते हैं लोग कि 55 मार्क्स प्योर आता है, मतलब ये आपका आप देख लोगे 52 53 के आसपास बनता है, 52 बनता है। तो जनरली 2-3 नंबर इधर करके कि आपका 52 नंबर कौन सा, 2 नंबर का आपका ये टेलर सीरीज और 2 नंबर का पावर सीरीज, 4 नंबर इसमें ऐड कर दो तो आपका 56 हो गया। तो ये बोलते हैं कि 55 to 60 नंबर का प्योर आता है और 40 नंबर का आपका कैलकुलस आता है, बाकी सब मिला के 40 नंबर आता है। बिल्कुल सही आपने, हमने भी वही चीज लिखा कि अलजेब्रा 24 मार्क्स का आता है, एनालिसिस आपका 28 मार्क्स का आता है, पावर सीरीज 2 नंबर का 30 नंबर हो गया, टेलर इसमें डाल दे तो 32 नंबर हो गया, तो ये आपका 55-56 मार्क होगा। मैं भी ये चीज कह रहा हूं, मैं ये चीज कह रहा हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं कि उस 56 मार्क्स को जो जहां पे हमको थ्योरी पढ़ना ही नहीं है, पावर सीरीज में हमको एक फार्मूला पढ़ना है कि आरओसी क्या होता है, टेलर सीरीज में हमको एक फार्मूला पढ़ना है कि कोफिशिएंट क्या होगा, आर पावर एन का, एक्स पावर एन का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज में हमको सम ऑफ द सीरीज पढ़ना है, कन्वर्जन बिल्कुल न्यूमेरिकल पढ़ना है, ठीक है। आपका मैट्रिसेस में हमको टोटली न्यूमेरिकल पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा में डेप्थ पढ़ करके हमको टोटली एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो ये चीजें अगर हम थ्योरेटिकल बोल करके और इसको स्टार्ट करके मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं तो गलती करते हैं। हम ये नहीं गलती कर रहे हैं कि गलती करते हैं, अपने अपने पढ़ाने के तरीके भी होते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, मेरा सजेशन ये होता है कि यार पहले उस चीज़ को करो जहाँ से मैक्सिमम वेटेज। हम ये बात नहीं करते हैं, अगर ये टोपोलॉजी आर अगर आपका 20 नंबर का आता तो हम इधर से करते, पहले टोपोलॉजी करते क्योंकि 20 नंबर का वेटेज है। डिफरेंस ये होता है कि मैं जो पढ़ाना शुरू करता हूं, मेरा अपना पढ़ाने का जो तरीका है वो मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, इधर से ऐसे चलता हूं, पहले ए फिर ए फिर ए, ठीक है। क्योंकि ये 14 नंबर ही हमको लगता है कि है, तो इसको हम लास्ट में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना टाइम हमको ग्रुप थ्योरी पढ़ाने में लगेगा, मॉडल अलजेब्रा पढ़ाने में लगेगा, 30 लेक्चर 40 लेक्चर 3 महीने 2 महीने 3 महीने जब तक पढ़ाएंगे, उतने समय में मैं पूरा 60 नंबर कवर कर लेता हूं। तो डिफरेंस ये है कि अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो जितना हमको 8 to 10 मार्क्स कवर करने में टाइम लगता है, उतने ही टाइम में हम 61 मार्क्स कवर कर लेते हैं। तो विच वन इज बेटर, दिस और दिस? नो, दिस इज, बट लेकिन हाँ, ये हमको वैसे भी पहले पढ़ना चाहिए क्योंकि एप्लीकेशन है, टाइम टेकिंग है, टाइम लगता है, प्रैक्टिस बहुत अच्छा मांगता है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वैसे भी हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, डायग्राम ही नहीं बन पाएगा, डबल इंटीग्रल का ग्राफ ही नहीं बन पाएगा, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो ये टाइम लेता है, इसको आप पहले पढ़ो, इसको बाद में करने की कोशिश नहीं करो। तो बहुत लोग इधर से चलते हैं, पहले ग्रुप और रियल एनालिसिस पढ़ाएंगे, प्योर एनालिसिस पढ़ाएंगे। मैं इधर नहीं चढ़ के पहले इधर चलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब तक इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और होता क्या है कि जब इसको स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बुरा लगता है, अरे यार पूरा थ्योरेटिकल क्या है यार, 12th क्लास से मैथमेटिक्स पढ़ के आए थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ के आए थे, यहाँ सीधे ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड, ये आपका नेबरहुड, एक इंटीरियर एक्सटीरियर, लिमिट पॉइंट, क्या है यार मैथमेटिक्स से सोचे कुछ और थे, है कुछ और, पता नहीं क्या पढ़ लिया। तो मूड भी नहीं बनता है पढ़ने का, दिमाग भी वर्क नहीं करता, ठीक है। थ्योरेटिकल है, थोड़ा भागने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं हम इधर से उठा लेते हैं। लेकिन नहीं, 2 तरह से उठाओ। आप क्या करो, इधर से उठाओ और 2 दिन, एक दिन इधर उठा लो। मतलब 4 क्लास अगर इसकी लगाते हैं, 3 क्लास 4 क्लास, तो 1 क्लास इसको लगा देंगे, ठीक है। 4 क्लास में ये काफी कवर हो जाएगा, धीरे धीरे 1 क्लास 2 क्लास में ये भी कवर होता जाएगा। तो थोड़ा सा होगा क्या कि एप्लीकेशन तो कर ही रहे हैं, क्वेश्चन तो हो ही रहा है, और थोड़ा साथ हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी चलते जा रहे हैं, तो दोनों पैरेलल उठाते हैं, ठीक है। मतलब 85 को बैलेंस करेंगे 15 से, इधर 85 कंप्लीट हो जाएगा, इधर हमारा 15 कंप्लीट हो जाएगा। तो टिल जुलाई एंड तक, जून एंड तक आपका सिलेबस पूरा अच्छे से हो जाता है। एक बार 1 टाइम गोज थ्रू ऑल द टॉपिक्स बढ़िया से, और फिर उसके बाद से आप टेस्ट, असाइनमेंट, रिवीजन आप इसमें स्टार्ट करिए, बढ़िया से पढ़िए। ये हमारे कोचिंग सेंटर की स्ट्रेटजी होती है। मैं रजनी श्रीवास्तव, जो आपका मेंटर हूँ, आपका गाइड हूँ, पढ़ाता हूँ,
मैथमेटिक्स भी, स्टैटिस्टिक्स भी, दोनों, फिजिक्स भी, तीनों। लेकिन मैंने होगा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि एक टीचर इतने सारे टॉपिक को कैसे पढ़ा सकता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन तो है नहीं यार, इस चीज़ का तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो लेकिन हम एक ही एक्सप्लेनेशन बोलते हैं स्टूडेंट से कि एक बार आप यूपीएससी दो, आईएएस का इंटरव्यू तक पहुँचो, दुनिया का हर एक टॉपिक आप पढ़ा लोगे और बाद जीनियस मास्टर रहोगे, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ कहना स्टूडेंट्स का और ये चीज़ करना कि नहीं कोई भी एक टीचर इतने टॉपिक को नहीं पढ़ा सकता है, एक गलत डिसीजन लेते हैं बच्चे। नहीं, और ये चीज़ हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि वन टीचर वर्सेस मल्टीपल टीचर। मल्टीपल मतलब कि एक कोचिंग सेंटर में एक आदमी है और एक किसी कोचिंग सेंटर में 10 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जो 10 टीचर पढ़ा रहे हैं वो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एक टीचर है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है, गलत आपकी थॉट है। जो टीचर पढ़ाता है अगर वही आपके क्वेश्चन को डिस्कस करे तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो अपना कॉन्सेप्ट बताया रहेगा, उसी कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन डिस्कस करेगा। लेकिन ये पढ़ा कोई और टीचर रहा है, क्वेश्चन कोई और डिस्कस कर रहा है, तो जो टीचर पढ़ाया वो अपने कॉन्सेप्ट से पढ़ाया, जो टीचर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है वो अपने कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेगा। तो आप कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि यार वो चीज़ टीचर ने हमारा इस तरह से पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट ये दिया था, तो क्या मैं इसको फॉलो करूँ, या जो हमको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है टीचर उसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग है या उसको फॉलो करूं। तो जो क्वेश्चन डिस्कस करेगा वो कहेगा नहीं यार मेरे जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, तो मतलब जो टीचर पढ़ाया था वो गलत हो गया। या अगर कहता है कि नहीं आप उस टीचर का क्वेश्चन का जो मेथड है उसको डिस्कस करो, तो मैं जो बता रहा हूं वो मेरा गलत हो गया। नहीं, अगर आप जिस टीचर से जो टॉपिक पढ़ते हो अगर वही टीचर उस क्वेश्चन को डिस्कस करता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट पे फास्ट ट्रैक पे जाने की कोशिश करोगे। अदरवाइज जब भी 2-3 कॉन्सेप्ट अगर आते हैं और अगर 2 नहीं 10 कॉन्सेप्ट भी है और वही टीचर जो आपको पढ़ाया बता रहा है, तो वो कहेगा देखो यार मैं तुमको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट था, अब इससे नहीं हो पा रहा तुमको, तो एक कॉन्सेप्ट तुमको और बताया था ये वाला, तो उससे ट्राई मारो, देखो दोनों कॉन्सेप्ट तुमको बताया था, एक और भी बताया था इससे सिंपल, ये दोनों भी छोड़ो, इस सिंपल वाले से करो तो और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया था, आप वो रटे हुए हो, और जो आपका क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है वो कोई और कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं है, आपने तो कभी बताया नहीं, वो टीचर जो हमारे पढ़ा रहे तो बताया नहीं, तो सर तो कहेगा नहीं यार ये भी होता है, ऐसा करो कि उसको छोड़ो इसको देखो। तो क्या होगा, तो आप जो पीछे का जितना कुछ पढ़े थे वो सब बेकार हो गया, अब इसके थ्रू चलो। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वन मैन शो और मल्टीपल शो डिफरेंस होता है। ऑलवेज वन मैन शो इज ऑलवेज बेटर देन लॉट ऑफ टीचर्स। ठीक है, और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। मैं अकेले सिलेबस जुलाई तक कंप्लीट कर देता हूं, 2 बार रिवीजन भी करा देता हूं। ऐसा नहीं होता कि नहीं कराता हूं, हर साल करा देता हूं। हाँ, होता है कि कभी कभी एक आध टॉपिक 2% 4% सिलेबस, मैं hमेशा वेटेज वाइज बात करता हूं, मैं हमेशा उस पर फोकस करने की कोशिश करता हूं जहां पे मैक्सिमम वेटेज है। हमेशा अगर 2 नंबर का क्वेश्चन अगर छूट जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है, एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, आपकी भी होती है, हमारी भी होती है। हम जब पढ़ते तभी होती थी, अरे यार 100 नंबर का टॉपिक है, 100 नंबर का पेपर है, 80 नंबर 85 नंबर हमको बहुत अच्छे से आता है, 70 नंबर बहुत अच्छे से आता है, यार 10 नंबर का सिलेबस वो छोड़ रहा है, 5 नंबर वो नहीं कराया हुआ है, तो हम उस 5 नंबर के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इतना परेशान रहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं। जो 85 नंबर हमारे पास है, 85 मार्क्स, 90 हमारे पास है, हम उसकी बात ही नहीं करते हैं। अरे यार पहले वो 5 हो जाए, पहले वो 5 हो जाए। उस 5 के चक्कर में 95% हम छोड़ के चलते हैं, पढ़ते नहीं हैं। सिलेक्शन चाहे वो यूपीएससी हो, सिलेक्शन चाहे वो जैम हो, सिलेक्शन चाहे वो नेट जेआरएफ हो, सिलेक्शन चाहे वो प्रोविंशियल हो, सिलेक्शन चाहे कोई भी कंपटीशन हो, 60% अगर आपका आता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। चाहे वो आईएएस हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे आपका जैम हो, चाहे कोई भी दुनिया का एंट्रेंस हो, 60% अगर आपके मार्क्स आते हैं, अब टॉप में रहेंगे, टॉप में फर्स्ट 50 में रहेंगे, 30 में रहेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन तो 60% पे ही होता है, 40% तो आपके पास एक्स्ट्रा है। अगर 2% आपका छूट भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रैंकिंग में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस अंतर ये होगा कि आप टॉप करोगे 100% से, इतना ही डिफरेंस आएगा। अगर 2 नंबर कम भी जाएगा तभी आपका रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तभी हो रहेगा, क्योंकि 60% वाला फर्स्ट 20 में रहेगा, 30 में रहेगा इस साल। क्योंकि आईएससी बेंगलोर है तो 60 नंबर बहुत अच्छा नंबर रहेगा अगर आपने उठाया हुआ है। 2022 वालों के लिए स्ट्रेटजी है, मैं चाहूँगा कि आप ऐसे फॉलो करें
कोचिंग सेंटर का जो नेक्स्ट बैच है मेरा 25 से स्टार्ट हो रहा है, 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एक बैच 7 फेब से स्टार्ट हो रहा है। 2 बैचेज मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। बिल्कुल आप जाएं, एक बार आइए। डेमो क्लास मैं वेबिनार करूँगा, कुछ टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है, राइट, ठीक है। एक चीज़ और होती है जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट इस बात को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहता है कि यार इस कोचिंग सेंटर, उस कोचिंग सेंटर, इस सेंटर, उस सर का वेबिनार था, उस सर का सेमिनार था। जिस कोचिंग सेंटर में जिसका सेंटर है, जिसका नाम है, अगर वो टीचर, वो मेंटर, अगर आपका 60 से 70% सिलेबस नहीं पढ़ाता है, खुद जिसके नाम पे, जिसकी बेस पे आप गए हो, तो बेकार है। क्योंकि 2 क्लास मैंने आपको दिया, आपको हमने बहुत अच्छे समझाया, आपको बहुत अच्छे समझ में आया। क्या वही आपको पूरा पढ़ा रहा है? नहीं ना। वो टीचर लगा देंगे। टीचर कितना पढ़ाते हैं डिपेंड करता है आप कितना उनको पैसे देते हैं। जैसा आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, ठीक है। तो नहीं, जिस कोचिंग सेंटर हमने देखा हुआ है यूपीएससी में एक कोचिंग सेंटर है। जैसे आपका मैं बहुत लोगों का नाम लूँगा, जैसे वाजपेयी सर हैं आपके यहाँ पे, फिजिक्स की यूपीएससी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अकेले पढ़ाते हैं, मतलब अपने पेपर को बहुत 80% खुद पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ज्योग्राफी के टीचर हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर हैं, जो 1 मैन शो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अकेले लोग पढ़ाते हैं। हाँ, अकेले लोग मैक्सिमम टॉपिक, नहीं कहते अकेले पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम टॉपिक को अकेले कवर करने की कोशिश करते हैं। 60% 70% जो मेन टॉपिक है उस पर लोग खुद फोकस करते हैं कि यार ये मेरा सेंटर है, मेरा कोचिंग है, और 70% टॉपिक हमको खुद टच करना है, क्योंकि अगर मैं नहीं टच करूंगा तो सिर्फ टीचर डिपेंड करेंगे तो हमारा सेंटर बैठ सकता है। तो कोचिंग सेंटर 2 चीज़ से चलती है, एक नाम से, एक मार्केटिंग से। मार्केटिंग मतलब बहुत बढ़िया दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत समझाएंगे, बहुत शो ऑफ करेंगे, और आप उस पर जाएंगे और बेवकूफ़ बन के आएंगे। देखिए, सुनिए, जज करिए, पढ़िए, अच्छा लगता है ज्वाइन करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि 1 साल का प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर ज्वाइन करना है तो राइट टाइम है। आप ये नहीं सोचिए कि जून में ज्वाइन करेंगे। जून में जब तक ज्वाइन करेंगे जुलाई तक, तब तक जो आपके जैन वाले बैच हैं उनका कोर्स लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आपसे हमेशा आगे रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे सिलेबस और रिवीजन करने की कोशिश करेंगे सिलेबस को। तो बेटर कि सोचिए, ज्वाइन करिए, स्टार्ट करिए। तो 25 जैन से मेरा 2nd बैच स्टार्ट हो रहा है। 7 फेब से आपका 3rd बैच स्टार्ट हो रहा है। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा स्ट्रेटजी पसंद आया होगा। आई होप सो कि आप इसको फॉलो करेंगे। आई होप सो कि आप सिलेक्शन लेंगे। आई होप सो कि आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।